अब जो आंतरिक इंद्रिय है मन, उसके बारे में कह रहे हैं। जो मन है वो उभयात्मक है, वो दोनों काम करता है। ज्ञानेंद्रियों के साथ भी मिलकर काम करता है, कर्मेंद्रियों के साथ भी मिलकर काम करता है, दोनों काम करता है। आंख के साथ यदि मन जुड़ा हो तो आंख से सामने वाली वस्तु दिखाई देगी। यदि मन का कनेक्शन आंख से कट जाए, हट जाए, तो आंख खुली होगी तब भी पता नहीं चलेगा सामने क्या हो रहा है। हो रहा है ना ऐसा। कई बार आदमी कोई सोच में डूब जाता है, कोई ख्यालों में डूब जाता है, ऐसे बैठा रहता है, आंख उसकी खुली रहती है पर उसको दिखता नहीं कुछ भी क्या हो रहा है। वो मन उसका कहीं ख्यालों में, स्मृतियों में, तो आंख से उसका कनेक्शन कट जाता है, तो फिर उसको पता नहीं चलता। और जब कान से कनेक्शन कट जाए तो शब्द का पता नहीं चलता। एक बार एक कक्षा में बच्चे बैठे थे, पढ़ रहे थे, 40 बच्चे थे। अध्यापक जी ने पाठ पढ़ाते पढ़ाते एक जोक सुनाया, हंसने की बात सुनाई। और 40 बच्चों में से एक बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका ध्यान कहाँ था? बाहर, खिड़की से बाहर का सीन देख रहा था। तो जब उन्होंने हंसने की बात सुनाई, जोक सुनाया, तो 40 में से 39 बच्चे तो हंस पड़े, वो एक बच्चा नहीं हंसा। और जब सारे हंसे तब उसका ध्यान टूटा, रही है क्या हुआ, ये क्यों हंस रहे सारे? ये सारे क्यों हंस रहे हैं? फिर उसने पड़ोसी को पूछा, ओए ओए ओए, सर ने क्या बताया? क्या बताया, तू क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा, क्यों, तू यहाँ नहीं बैठा था क्लास में? तुझे क्यों नहीं सुनाई दिया? सबने सुना, सबने हंसा, तू भी तो यहीं बैठा था, तूने क्यों नहीं हंसा? तुझे क्या सुनाई नहीं दिया सर ने क्या बताया? तब उसने कहा, नहीं, मेरा ध्यान खिड़की से बाहर था, मैं खिड़की से बाहर के दृश्य देख रहा था, तो मैं नहीं सुन पाया। यानी उसका मन का कनेक्शन कान के साथ नहीं था, आंख के साथ था, तो आंख से बाहर का सीन देख रहा था। और जो गुरुजी ने सुनाया वो नहीं सुन पाया, कान से कनेक्शन कटा हुआ था, इसलिए उसको पता नहीं चला, जबकि बैठा तो वहीं था। सब बच्चे सुन रहे हैं, वो भी सुन रहा था, शब्द उसके कान में भी जा रहे थे, पर वो उसको पता नहीं चला, क्योंकि मन का कनेक्शन कान के साथ नहीं था। तो इस प्रकार से मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ेगा वो इंद्रिय काम करेगी। और मन की गति इतनी तेज है कि वो फटाफट फटाफट अलग अलग इंद्रियों से जुड़ता है, कभी आंख से, कभी कान से, कभी हाथ से, कभी पांव से। तो हाथ से जुड़ेगा तो हाथ काम शुरू कर देगा, पांव के साथ मन जुड़ेगा तो पांव चलना शुरू कर देगा। इस प्रकार से कर्मेंद्रियों के साथ भी जुड़ता है ये, और ज्ञानेंद्रियों के साथ भी जुड़ता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियों के साथ बारी बारी से जुड़ता है। एक साथ 2 इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ सकता, इतनी क्षमता नहीं है। काम करने की स्पीड तो है, स्पीड बहुत तेज है, लेकिन पूरे शरीर में मन व्यापक नहीं है, छोटा सा है। इसलिए कभी एक इंद्रिय से जुड़ता है, फिर कभी दूसरी से। जब दूसरी से जुड़ता है तो पहली से कट जाता है, तो जिससे कट जाता है उसका काम बंद हो जाता है, जिससे कनेक्ट होता है उसका काम शुरू हो जाता है, और ऐसे ऐसे चलता है बहुत तेजी से। तो हमें हमें ऐसा लगता है जैसे कई काम एक साथ हो रहे हैं, ऐसा लगता है। ये भ्रांति है, कई काम एक साथ नहीं होते, होते सब बारी बारी से हैं। जिस इंद्रिय के साथ मन जुड़ेगा बस वो इंद्रिय काम करेगी। अब मन छोटा सा है, वो बारी बारी से जुड़ता है, इसलिए जिसके साथ जुड़ता है वो इंद्रिय एक्टिवेट हो जाती है, वो अपना काम करती है, जिससे कट जाता है वो रुक जाती है। तो इस तरह से मन को उभयात्मक बताया है, ये दोनों तरह से काम करता है, ज्ञानेंद्रियों के साथ भी और कर्मेंद्रियों के साथ भी। अच्छा, जो व्यक्ति
दो वर्गों का सहायक हो, 50 लोग एक वर्ग में, 40 लोग एक वर्ग में, और वो इनको भी सहयोग करता है, इनको भी सहयोग करता है, तो वो उन सब का लीडर माना जाएगा या नहीं? माना जाएगा। तो मन ज्ञानेंद्रियों को भी सहयोग देता है, कर्मेंद्रियों को भी सहयोग देता है, दोनों को सहयोग देता है, इसलिए इन दोनों का ये लीडर है। 11वां मन 10 इंद्रियों का लीडर है, उनका नेता है, इन सबको सहयोग देता है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। तो आपका प्रश्न है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो आंख भी काम कर रही है, हाथ भी काम कर रहे हैं, और पाँव भी काम कर रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, एक्सीलेटर दबा रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा लगता है सारे काम एक साथ हो रहे हैं, ऐसा लगता है। पर न्याय दर्शन में लिखा है युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। न्याय दर्शन का सूत्र है गौतम मुनि जी का। वो कहते हैं मन का ये लक्षण है कि वो एक समय में दो काम नहीं कर सकता। युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति, दो ज्ञानों की उत्पत्ति एक साथ नहीं कर सकता, वो लक्षण ये बता रहे हैं। और फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि 2-3 काम एक साथ हो रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और फिर थोड़ा हाथ पैर भी हिला रहे हैं। और डांसर को देखो कितने सारे काम एक साथ करता है हैं? ऐसे ऐसे कमर भी हिलाता है, कंधे भी हिलाता है, हाथ भी हिलाता है, ऐसे ऐसे कभी यूं करता है, कभी यूं करता है, कभी यूं करता है, कभी पाँव हिलाता है, कभी तबले की बात सुनता है, कभी सारंगी की आवाज़ सुनता है, कभी गायक के शब्द सुनता है। तो ऐसा लगता है जैसे कई काम एक साथ हो रहे हैं, ऐसा लगता है। तो न्याय दर्शन में लिखा ये भ्रांति है। आप जो ये मान रहे हैं कि ये कई काम एक साथ हो रहे हैं, ये भ्रांति है। एक साथ नहीं हो रहे हैं बारी बारी से, पर उसकी स्पीड इतनी तेज़ है मन की, हमें पता ही नहीं चलता कब तो ये हाथ के साथ जुड़ा, कब कमर के साथ जुड़ा, कब पाँव के साथ जुड़ा, कब आँख के साथ जुड़ा। इतनी जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे वो जुड़ता है और अलग होता रहता है, फटाफट फटाफट, हमें पता नहीं चलता। और हमें ये भ्रांति हो जाती है कि कई काम एक साथ हो रहे हैं, ये भ्रांति है। जैसे उदाहरण के लिए ये पंखा लगा है, अभी ये पंखा रुका हुआ है, चल नहीं रहा। अब आप इसकी पंखुड़ियाँ गिन सकते हैं, कितनी हैं? 5 है ना? हाँ, तो ये पंखा है जिसमें 5 पंखुड़ियाँ हैं, अभी तो आप गिन सकते हैं। अब इसको चला देंगे 1 की स्पीड पर, हल्का हल्का, फिर 2 की स्पीड पर, फिर 3 की स्पीड पर, तो वो पंखुड़ियाँ जब घूमेंगी, पंखे के साथ साथ घूमेंगी, तो एक साथ घूमेंगी या बारी बारी से? मतलब एक के पीछे एक जाएगी ना, एक पंखुड़ी गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी, क्रम से जाएंगी। अब जैसे आप गिन सकते हैं ये 1 2 3 4 5, अब जैसे गिन सकते हैं बंद पंखे में, ऐसे चलते हुए पंखे में आप गिन सकते हैं, ये पहली गई, ये दूसरी गई, ये तीसरी गई। जैसे बस आती है ना, ये पहली बस गई, फिर दूसरी बस आई, वो भी गई, तीसरी बस आई, वो भी गई। बस की स्पीड तो स्लो होती है, तो आप उसको एक एक करके गिन लेते हैं और समझ लेते हैं, हाँ ये पहली गई, ये दूसरी गई और तीसरी गई। क्या 3 की स्पीड पे पंखा चलता हो तब आप उसकी 5 पंखुड़ियों को गिन पाएंगे, ये कब पहली गई और कब दूसरी गई? क्यों, अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं देख पा रहे, क्यों नहीं गिन पा रहे हैं? स्पीड तेज है। जा तो क्रम से रही हैं, इकट्ठी तो 5 नहीं घूम रही है, बारी बारी से ही घूम रही है, एक के पीछे एक। तो जैसे ये उदाहरण है पंखे का, पंखुड़ियाँ क्रम से चल रही हैं एक के पीछे एक, पर उनकी स्पीड इतनी तेज है आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। मेरी उंगली तो धीरे चल रही है, इसको तो आप देख सकते हैं, हाँ ये गई ऊपर गई, नीचे ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इसको तो आप देख सकते हैं। पर मैं और तेज़ करूँगा हैं तो भी शायद पकड़ लेंगे, पर इसकी स्पीड तो कम है, उसकी स्पीड तो बहुत तेज़ है। बुलेट ट्रेन चलती है, बहुत तेज़ चलती है, वो कब निकल गई पकड़ में नहीं आएगी। और सिलाई मशीन देखिए, सिलाई मशीन, उसकी सुई कैसे चलती है, ऐसे ऐसे,
जब तेज़ी से मशीन चलती है तो कितनी जल्दी वो सुई अंदर जाती कपड़े में, यूँ ऐसे ऐसे, तो पकड़ में नहीं आती, कब तो नीचे गई और कब ऊपर आई। तो जहाँ जहाँ भी गति तेज़ होगी वहाँ पर हमें उसका क्रम पकड़ में नहीं आएगा, जबकि होगा वो क्रम, क्रम तो ज़रूर होगा। एक बार वो सुई नीचे जाती है कपड़े में, एक बार ऊपर आती है, एक बार नीचे जाती है, एक बार ऊपर आती है, तभी सिलाई होती है। तो जैसे वहाँ तेज़ गति में पता नहीं चलता, ऐसे मन की गति भी ऐसे ही तेज़ है, पंखे की तरह ऐसे स्पीड से काम करता है, हमें पता नहीं चलता कब तो ये हाथ के साथ जुड़ गया और कब पाँव के साथ जुड़ गया और कब आँख के साथ जुड़ गया, बहुत तेज़ी से जुड़ता है। इसलिए ऐसा भ्रम होता है कि सारे काम एक साथ हो रहे। ठीक है, हाँ बोलिए। नमस्ते। हाँ, आत्मा की शक्ति उससे ज़्यादा है, होनी ही चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं हो तो मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मन के गति से, मन की जितनी गति है, आत्मा की गति मन की गति से तेज होनी चाहिए, तभी वो उसको कंट्रोल कर पाएगा। जैसे एक उदाहरण, पायलट विमान उड़ाता है, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाई जहाज चलता है, 800, 900, 1000, और फाइटर प्लेन तो बहुत तेज़ चलता है और 2000, 3000 से भी चलता है। चलो, जो सिविलियन हैं, जो यात्री विमान हैं, वो 800, 900 की गति से चलते हैं 1 घंटे में। तो जितनी स्पीड से जहाज चलता है, उसके पायलट का दिमाग वो जहाज से तेज चलना चाहिए या धीरे? तेज चलना चाहिए। अगर पायलट का दिमाग विमान की गति से कम हो तो विमान ठोक देगा, फिर सोचेगा ये क्या हुआ ये क्या हुआ तो उसका दिमाग तो ज़्यादा तेज चलना चाहिए ना, उसको पहले से आइडिया आना चाहिए कि इतनी स्पीड में जा रहा है, वहाँ ठुक जाएगा। इसलिए उसका दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए, तब वो विमान को कंट्रोल कर पाएगा। तो आप सोचो, लड़ाकू विमान जो लोग उड़ाते हैं उनका दिमाग कितनी तेज चलता होगा, है ना? सबके बस का नहीं है। तो इस तरह से जो कंट्रोलर है वो फास्ट होना चाहिए, और जिस वस्तु को वो कंट्रोल करता है उसकी स्पीड उससे कम होनी चाहिए। ये उदाहरण प्रत्यक्ष है। तो ऐसे हम अनुमान कर सकते हैं कि जो आत्मा की गति है वो मन की गति से तेज होनी चाहिए, तभी वो मन का नियंत्रण कर पाएगा। नहीं तो योगश चित्त वृत्ति निरोधा ये कभी सिद्ध नहीं होगा। योग दर्शन में तो बताया, मन की गति को रोको, मन के विचारों को रोको, तो रोकने वाला उससे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ठीक। पंखे पे घटेगा। हाँ, तो पंखा जो चल रहा है ना, वो बिजली की ताकत से चल रहा है। बिजली की ताकत से पंखा चल रहा है, और हम बिजली को कंट्रोल कर लेंगे, पंखा कंट्रोल में आ जाएगा। एक तो उसके ऊपर रेगुलेटर होता है, तो हम रेगुलेटर से उसकी स्पीड कम कर देंगे, वो हमारे हाथ में है। और बिजली करंट सप्लाई देना ना देना वो भी हमारे हाथ में है। यदि करंट सप्लाई देना हमारे हाथ में ना हो, फिर नहीं रोक पाएंगे पंखे को हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर तो वो चलता रहेगा अगर कोई स्विच नहीं है तो स्विच है ना, वो हमारे पास कंट्रोलर है, उस पॉइंट से हम उसको करंट सप्लाई बंद कर देंगे, पंखा बंद हो जाएगा। स्लो करना हो तो रेगुलेटर से कम कर लेंगे, हाथ से नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं, आत्मा इसको तो नहीं गिन पाएगा, उसकी स्पीड नहीं है, इतनी नहीं है, उस तरह की नहीं है कि वो गिन ले, कभी वो नहीं गिन पाएगा। वो उसकी स्पीड इससे अलग टाइप की है, वो उसको नहीं रोक पाएगा। लेकिन जो विमान उड़ रहा है उसको कंट्रोल कर सकता है, और कितनी स्पीड से जा रहा है और आगे क्या चीज़ आ रही है, आगे बादल आ रहा है, ये विमान बादल से टकराएगा, तो पायलट दूर से देख लेता है आगे बहुत गहने घने बादल हैं, तो वो विमान को ऊंचा उठा देता है ताकि विमान से बादल से विमान की टक्कर ना हो, और वो और ऊपर उठा लेता है जहाँ पर हल्के हल्के बादल हैं, उसमें से क्रॉस हो जाए तो ठीक है, और जहाँ घने बादल होते हैं वहाँ टकराएगा तो विमान का बैलेंस बिगड़ जाएगा, टक्कर होगी ना। जैसे पहाड़ों पे पानी टकराता है, पत्थर से पानी टकराता है पहाड़ों पे, जब नदी चलती है तो टकराता है तो उसका झटका लगता है, चट्टानें टूट जाती हैं।
इतना तेज पानी का प्रेशर होता है। तो ऐसे ही ये बादल क्या है, पानी तो है, पानी तो है ना, वो बस ज़मीन से ऊपर उठ गया, हवा में उड़ रहा है, इतना इतना फर्क है। तो पानी से जब विमान टकराएगा तो टक्कर तो होगी। तो आपने कभी ऐसा अनुभव किया हो, विमान में जाते समय कभी कभी बादल आ जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा झटका लगता है, विमान ऐसे हिल जाता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो झटका जो लगता है वो इसीलिए लगता है, बादल से टकराया वो। फिर वो ऐसा पतला लंबा होता है विमान, तो उसमें से बीच में से निकल जाता है, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और बादल क्योंकि यदि हल्का हल्का हो, घट्ट ना हो, विरल हो, तो फिर उसमें से जल्दी से निकल जाएगा, उसको ज़्यादा झटका नहीं लगेगा। ज़्यादा घट्ट होगा तो ज़्यादा टक्कर लगेगी। फिर कई बार तो ऐसे उलट पलट हो जाते हैं विमान आकाश में। हाँ, ऊपर नीचे, नीचे ऐसे, ऊपर ऊपर नीचे ऐसे चक्कर काटते हैं, यात्रियों की हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए कहते हैं बेल्ट बांध के बैठो। पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, मौसम बिगड़ जाए, बादल से टकरा जाए, और बेल्ट बांध के बैठो, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, गिर भी सकते हैं। ऐसी घटनाएं होती रहती। चलिए आगे चलें। तो ये था हमारा 26वां सूत्र, उभयात्मकम च मनः। मन दोनों तरह का है, दोनों प्रकार की इंद्रियों के साथ मिलकर काम करता है, ज्ञानेंद्रियों के साथ भी, कर्मेंद्रियों के साथ भी।